चल ना प्रेजेंटेशन चालू करें। अपन ने अभी तक जम्बू द्वीप पूरा समझा और लवण समुद्र समझा। जम्बू द्वीप और लवण समुद्र को घेर, जम्बू द्वीप को घेर के क्या है? लवण समुद्र। लवण समुद्र को घेर के है दातिखंड द्वीप। दातिखंड द्वीप एक साइड कितना लंबा चौड़ा है? माने ये देखो, एक मिनट, हाँ 4 लाख क्या योजन। देखो ये है ना, ये तो हो गया, कितना हो गया ये और ये 4, तो 4 इधर और 4 इधर है ना। अब इसमें क्या है कि बिल्कुल बीचों बीच में दातिखंड द्वीप में एक न्यू यहाँ और एक यहाँ, ऐसे इसके ऐसे यहाँ 2 पर्वत पड़े हुए हैं यहां से यहां तक के, जो इस पूरे दातिखंड द्वीप को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। टायर की ट्यूब देखी कभी? साइकिल के टायर की ट्यूब या स्कूटर की भी ले लो, स्कूटर के टायर की ट्यूब। इसको स्कूटर के टायर के ट्यूब में एक ऊपर से कट लगा दो, एक नीचे से कट लगा दो, कितने टुकड़े हो जाएंगे? 2। ऐसे ये भी 2 टुकड़े हैं। अब एक एक टुकड़ा जो है वो एक पूरे जम्बू द्वीप जैसा है, तो इसलिए 2 टुकड़े हैं तो कितनी जम्बू द्वीप जैसी रचना हो जाएगी? 2। और एक में पूरी वैसी की वैसी है जैसे जम्बू द्वीप के अंदर, माने उत्तर से दक्षिण तक जो रचना जम्बू द्वीप की है वही की हुई है। देखो चित्र देखते हैं हम। क्लियर नहीं दिखे तो बोल देना ही है, क्योंकि थोड़ा चित्र ये जरा इसका हाथ पता नहीं है, तो हैंड टूल रहता ना वो कहाँ है इसमें मालूम है? ये क्या है? ढाई द्वीप का नक्शा। ये तो जम्बू द्वीप हो गया। ये क्या है? ये क्या है? लवण समुद्र। अब इसके ऊपर ये यहां से ये क्या है आपका? दातिखंड द्वीप। अब इसमें ये यहां ऊपर और नीचे ये कहाँ गया? ये नीचे
एक कट ये लगा, मतलब ये एक तो ये नीचे ईश्वराकार पर्वत और ऐसा का ऐसा ऊपर ये ईश्वराकार। तो ये दो ईश्वराकार पर्वत होने से धात्रिखंड द्वीप के कितने विभाग हो गए? दो, है ना, क्योंकि धात्रिखंड द्वीप का आकार टायर के ट्यूब के जैसा है और दोनों पर्वत ऊपर से नीचे तक ऐसे सीधे सीधे खड़े, नीचे भी और ऊपर भी, तो उसके कारण धात्रिखंड द्वीप के दो टुकड़े होते हैं। और अब एक एक के अंदर पूरी जम्बू द्वीप जैसी रचना है। देखो आप यहाँ से चालू करके और यहाँ तक जाओ तो पूरा एक जम्बू द्वीप मिल जाएगा। जैसे जम्बू द्वीप के मध्य में क्या था? जम्बू द्वीप के मध्य में था ना यहाँ, यहाँ भी मध्य में क्या जाएगा? जम्बू द्वीप के ऊपर यहाँ क्या था? यहाँ भी ये क्या आ जाएगा? उसके बाद में देखो ये यहाँ ये क्या है? रम्यक क्षेत्र, ये भी क्या हो गया? फिर ये रुक्मी पर्वत, ये रुक्मी पर्वत, ये हिरण्यवत क्षेत्र, ये हिरण्यवत क्षेत्र, ये शिखरी, ये शिखरी पर्वत, फिर ये पूरा एरावत क्षेत्र, ये पूरा क्या हो गया? एरावत। इधर देखो, इधर ये भरत क्षेत्र, इधर भी नीचे आएगा। ये क्या है? यहाँ से ईश्वराकार पर्वत से चालू होकर यहाँ से जहां तक ये हिमवन पर्वत चालू नहीं होता है, कहाँ ये हिमवन पर्वत? यहाँ, वहां पे क्या है? ये भरत क्षेत्र। और इसमें भी एक विजयार पर्वत है, वो दो गंगा सिंधु नदियां हैं, परम तालाब है, तालाब से 3 नदियां बह रही है, बिल्कुल वही का वही है। बस इतना ही है कि ये थाली के अंदर थे और ये सब काय में है? ट्यूब में या चूड़ी के अंदर है। लेकिन ये चूड़ी बहुत मोटी है। जम्बू द्वीप की पूरी थाली 1 लाख वजन की है और ये चूड़ी चूड़ा जैसा है, 4 लाख का नाम है इसका चूड़ी। लेकिन ये चूड़ी क्या है? ये तो बहुत ही बड़ा विस्तार है। और ये जितने भी पर्वत है ना, ये सारे पर्वत, ये पर्वत जो है जैसे साइकिल के अंदर ताड़ी होती है ना, ताड़ी, साइकिल देखी कि नहीं? ताड़ी होती है साइकिल के अंदर, तो वो क्या होता है? अंदर का टायर होता है, अंदर का एक छोटा सा व्हील होता है अंदर, और एक बाहर बड़ा व्हील होता है और उसके बीच में ताड़ी होती है। तो ऐसे ही ये अंदर का व्हील कौन सा है? यहाँ पे लवण समुद्र, ये छोटा वाला व्हील है। और उसके बाद ये कौन सा वाला बड़ा व्हील कौन सा है? कालाभूरी समुद्र। और उन दोनों के बीच में ये आपका धात्रिखंड द्वीप है। और जो पर्वत है वो ताड़ी के आकार के और ताड़ियों के बीच में वो क्षेत्र है। आ रही कि नहीं आ रही कुछ समझ में? नहीं तो साइकिल लेके आया समझा, साइकिल तो नहीं है, तो साइकिल लेके अगले दिन साइकिल का टायर लेके आऊंगा। कुछ इमेजिन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? जैसे 2 छोटा व्हील और एक बड़ा व्हील, छोटे और बड़े व्हील के बीच में ताड़ियां लगी रहती है, तो ताड़ियों के समान तो है पर्वत और ताड़ियों के बीच में क्या है? क्षेत्र। अब देखो ये क्षेत्र की विशेषता है कि यहाँ ये पतले है, छोटे हैं, यहाँ का तट छोटा है ना, यहाँ से छोटे हैं और यहाँ तक जाएंगे तो ये बड़े हो जाएंगे, छोटे से बड़ा हो जाएगा। जैसे अपना टायर का जहाँ वो टच कर रहा होगा वहाँ छोटा रहेगा, बाहर जाएगा तो सर्कमफ्रेंस बड़ा होने से वो बढ़ जाएगा। ऐसा है, ये थोड़ा डिफरेंस है। जैसे जम्बू द्वीप में ऐसा कुछ नहीं था, मतलब थाली के अंदर है तो एक जैसा इधर उधर, लेकिन यहाँ एक किनारे पे तो छोटा है और एक किनारे पे ज्यादा है। जैसे देखो आप चित्र में देखो तो आपको दिखेगा कि यहाँ छोटा है, यहाँ मोटा है, ये निशर यहाँ छोटा है, यहाँ मोटा है, यहाँ ये इतना ही है और यहाँ बड़ा है, दिख रहा है? ये भी देखो आप, यहाँ से इतना ही है, ये नहीं दिखे। एक्चुअल में विजय क्षेत्र क्लियर दिखता है, देखो विजय क्षेत्र इतना ही यहाँ पर और यहाँ से बड़ा है कि नहीं? ऐसा है। और ये बहुत बड़ा बड़ा ही है, मतलब
ये जम्मू द्वीप से भी छोटा बनाते हैं अपन चित्रों में। एक्चुअली चित्र जितने भी बने हुए हैं कोई भी सही नहीं है नक्शे के हिसाब से। नक्शा तो दुगना दुगना होना चाहिए ना, लेकिन दुगना दुगना नहीं बना पाता है, क्योंकि अपने को खास जम्बू द्वीप समझाना रहता है। जम्बू द्वीप समझ लिया, ये सब समझना ईजी है, क्योंकि वो वैसी की वैसी रचना है वहाँ। भाई इतना ही है कि वो डबल है, क्योंकि 2 जम्बू द्वीप है इसलिए डबल है वहाँ। बाकी रचना वैसी मतलब उतनी जितनी एक जम्बू द्वीप में वैसी की वैसी रचना यहाँ। हाँ ये है कि एरिया जरूर चेंज हो जाएगा। एरिया चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो जम्बू द्वीप का एरिया वो एरिया यहाँ नहीं रहेगा, सब क्षेत्र का एरिया बदल जाएगा, शेप भी थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि वहाँ शेप ऐसा मतलब आर्क टाइप में था भरत क्षेत्र का। यहाँ आर्क टाइप में नहीं रहेगा, यहाँ शेप अलग ही बन जाएगा। तो शेप मतलब कि आकार भी बदल जाएगा और साइज माने उसका क्षेत्रफल भी बदल जाएगा, लेकिन क्षेत्र उतने ही रहेंगे जितने जैसे एक जो जम्बू द्वीप की जो व्यवस्था है, तो वैसे ही वो आधे वाले क्षेत्र में उतने क्षेत्र रहेंगे, उतने पर्वत रहेंगे, उतने तालाब रहेंगे, उतनी नदियां रहेगी, सब वैसा कर सकते। आई समझ में? आई कि नहीं आई सबको? कि नहीं आई किसी के? पीछे वालों को, पीछे वालों के लिए थोड़ा कठिन है, आगे वालों के लिए ये सरल विषय है, क्योंकि पीछे वालों का गणित किसी का हो सकता है कि इतना पक्का नहीं हो, नक्शा भी इतना अच्छा नहीं ना हमारा, इसलिए नक्शे से भी गड़बड़ हो सकती है। हाँ 32 से क्या बनेंगे? 4 जगह ना यहाँ पे लिखे 1 2 3 4, यहाँ भी 4 हिस्से बन जाएंगे, वही कि वही, थोड़ा आकार बदल जाएगा, लेकिन 4 हिस्से यहाँ भी आएंगे। एक एक में 8-8 नगरियाँ, फिर 8 और 32 नगरियाँ, सब वही वही, कुछ चेंज नहीं है। बड़ा है यहाँ से, रचनाएं नहीं, व्यवस्था वैसे। रचना तो बड़ी है वहां की, क्योंकि वो 4 लाख का है, 4 लाख के अंदर 2 भी है, तो इधर भी 4 लाख है, इधर भी 4 लाख है, दोनों तरफ 4-4 लाख है। अब 4 लाख में तो ज्यादा रहेंगे ना, एरिया ज्यादा मिलेगा। आयु वगैरह का वर्णन तो यह है, आयु ऊंचाई वगैरह ज्यादा नहीं बताई। अभी 5वीं चल रहा हूं भरत क्षेत्र में, आर्य खंड में। वहां के विदेश क्षेत्र में तो अभी भी 4थे काल चल रहा है। सब ऐसा कैसे कांग्रुएंट व्यवस्था है। हाँ हाँ, वहां की जम्मू द्वीप की नदियां सब कहाँ मिलती थी? कब सब कहाँ जाके गिरती थी? लवण समुद्र में। और यहाँ सब अलग अलग समुद्रों में गिरेगी, इधर की नदी जाएगी और इधर की अलग, 2 समुद्र मिले इनको। वहां आसपास चारों तरफ से लवण समुद्र ने घेर रखा था, यहाँ 2 समुद्र होने से एक नदी लवण समुद्र में और एक कालोगत समुद्र में। ठीक है। अब जैसा ये इधर की रचना है एक जम्बूद्वीप जैसी, ऐसी की ऐसी ईश्वरकार पर्वत के इधर से लगा के यहां तक दूसरे जम्बूद्वीप जैसी व्यवस्था। इसलिए यहाँ भी बीचों बीच में एक मेरू पर्वत है, मेरू के आसपास विदेश क्षेत्र है, और फिर इधर उत्तर में इरावत क्षेत्र है, दक्षिण में भरत क्षेत्र। सारी व्यवस्था वैसे की वैसे, माने 2 पर्वतों ने 2 जम्बूद्वीप बना दिए। कैसे बना दिए? देख, ये 2 पर्वत है ना, ये और ये नीचे वाला, इन 2 पर्वतों ने 2 हिस्सों में विभाजित कर दिए, और 2 हिस्से 2 जम्बूद्वीप जैसे हैं,
और इधर का हिस्सा कहलाता है पश्चिम धातकी खंड और इधर का कहलाता है पूर्व धातकी खंड। शास्त्र में नाम पढ़ना आपको भी आएगा। पूर्व धातकी खंड के पूर्व विदेह में, उत्तर नगरी की पुष्पमालिनी देश में और अयोध्या नगरी में क्या पुष्पमित्र नामक राज्य करता था। ये मतलब वो सब जो वर्णन है सर आता है, लोग तो पढ़ जाते हैं उसको, कहीं भी है, अपने को क्या देना देना, कहीं कहीं तो होएगा किसी को। सब ये यही है। अपन जब पढ़े ना तो अपने को अपना उपयोग में ले जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, अपने दिमाग में घूमना चाहिए, चित्र आ जाना चाहिए, तो पढ़ने का मजा है। नहीं तो होगा कहीं ना कहीं तो है, किसी न किसी दुनिया की बात चल रही। लोगों को ऐसा लगता है जैसे ये कोई टेल्स होती है ना, टेल्स, हैरी पॉटर, ऐसी टेल्स जैसी कहानी लगती है लोग, तोता के वो परियों की कहानी। वो परियों की कहानी नहीं, सच्ची कहानी है वो सब। ये सचमुच में जम्बू द्वीप है, सचमुच में धातकी खंड है, पूर्व पश्चिम, और उनके पूर्व पश्चिम में विदेह नगरियां हैं, उन नगरियों में देश है, देशों में नगरियां हैं, नगरियों में फिर राजा रहते हैं, उनकी पत्नियां भी रहती हैं, उनके बच्चा है, वहाँ है, अपन जा नहीं सकते वहाँ। आपने बताया था सुमेरु पर्वत के आसपास चक्कर लगाते हैं, तो यहाँ भी लगाएंगे ना, ये इस मेरू के आसपास के वाले लगाएंगे। हाँ, तो अपना आधे घंटे नीचे है, नीचे ये नीचे नहीं, सब हॉरिजॉन्टल लेवल की बात चल रही है। ऊपर तो 1 लाख मीटर ऊंचा है। अरे पूरी रामायण हो गई है तो। और अब प्रश्न पूछा कि सीता किसकी पत्नी थी। ये सब देखो, ये जो नक्शा है, ये जैसे ये अपन बैठे हैं यहाँ, इसका नक्शा अपन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पेपर पे यूं करके ड्रा करेंगे। तो जो नीचे है उसका मतलब कोई नीचे तो ही नहीं, नीचे मतलब जो उधर बैठा है और जो इधर बैठा है वो भारत का नक्शा देखा। वो बात ठीक है, समझ गया। अभी यहाँ पे बीच सेंटर में है, हाँ, अब इसके आसपास चक्कर लगाकर अपन तो जैसे उत्तर दक्षिण की साइड तो फिर वहाँ पूरे घूमता है ना सर्कमफ्रेंस में, हो तो बड़ा घूमता है पूरा अच्छे से घूमते हो, जैसे वो यूं घूमेगा, यहाँ यूं लगा के एक यूं घूमेगा, ऐसे पूरा घूम जाएंगे। पूरा चक्कर लगाता है उनका चक्कर क्या है, ऐसा लगेगा। लवण समुद्र के अंदर नहीं, ये क्या है, 1,50,000 योजन यहाँ अंदर गए, 50,000 इधर से अंदर गए, फिर ये 1,00,000 योजन के डिस्टेंस पे सर्कमफ्रेंस बनाएंगे और उनमें घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे। अच्छा, अब समझ में आया मेरे को, प्रश्न अलग था वो, अच्छा वो अलग था और प्रश्न अच्छा था। वो क्या है, 1,00,000 योजन के डिस्टेंस पे लेके वो ट्रेवल करता है, ऊपर नीचे का चक्कर नहीं है यहाँ तो। वो वहाँ तो उत्तर दक्षिण को ही घूमते थे, यहाँ ऐसे घूमेंगे अलग तरह से, यूँ घूमेंगे। यहाँ लाइन खींच दो, एक सर्कल यहाँ बना दो सर्कमफ्रेंस, दूसरा यहाँ बना दो, एक एक इसके बीच में कितने बन सकते हैं, इन दोनों के बीच में बन सकते हैं कि 10 बन सकती है, और लाइन है वो उस हिसाब से काम करता है। हाँ, कम है, ये कम है, इन मेरुओं की साइज कम है। ये मेरू 84,000 की, वो 1,00,000 का था। ये जो 2 मेरू पर्वत है ना धातकी खंड द्वीप के, वो छोटे हैं। जम्बू द्वीप का 1,00,000 योजन है और ये 84,000 है। आपने पंच मेरू देखे कभी? बीच का मेरू होता है बड़ा और बाकी के 4 छोटे, चारों एक से साइज के होते हैं। तो ये जो 4 मेरू ये एक से साइज के, सब 84,000 योजन के, और है सब में वही कोई व्यवस्था, हर एक के अंदर एक एक सूर्य के परिवार में एक एक
चंद्रमा के परिवार में वही 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 66,975 कोड़ा-कोड़ी तारे और सूर्य चंद्रमा। ये नवग्रह और कुछ नहीं है, ध्यान रखना। नवग्रह शब्द जैन डिक्शनरी में नहीं है, आगे की किताब में लिखा है जैन निबंध रत्नावली। इसमें दिया है इतना। देखो मैं बताया ना, पहले पढ़ के बताया, आप लोग बताएगा जिसको चाहिए वो दिखा दूंगा इसको कितने ग्रह नक्षत्र तारे हैं, क्या है सब, क्या क्या है। ठीक है, कोई प्रश्न इसमें? छोटे छोटे वाले हैं। यद्यपि मेरू बड़े द्वीप में है लेकिन मेरू की ऊंचाई कम है, 84,000 योजन ऊंचाई मेरू पर। तो इस प्रकार से ये पूरा धात्रीखंड द्वीप की व्यवस्था है। इसलिए ये धात्रीखंड द्वीप में 2 मेरू है और हर एक चीज 2-2 है। जम्बू द्वीप में 1 है क्योंकि वहां 1 जम्बू द्वीप है और यहाँ 2 जम्बू द्वीप है। तो जो जम्बू द्वीप में जितना होगी जो भी चीजें उससे डबल धात्रीखंड द्वीप में होगी। तो जम्बू द्वीप में कितने पर्वत हैं? 6। तो धात्रीखंड द्वीप में 12। जम्बू द्वीप में 1 मेरू, तो धात्रीखंड द्वीप में, जम्बू द्वीप में 1 भरत क्षेत्र, धात्रीखंड द्वीप में, जम्बू द्वीप में 1 इरावत, धात्रीखंड द्वीप में, जम्बू द्वीप में 14 नदी, धात्रीखंड में 28। बस सब डबल डबल। हाँ, ईश्वरकार 2 पर्वत एक्स्ट्रा है, 2 और है। अब जैसी धात्रीखंड द्वीप की रचना है एज इट इज पुष्करार्ध द्वीप की रचना, कोई अंतर नहीं है। पुष्करार्ध पुष्करार्ध में भी ऐसी की ऐसी रचना, जैसे 2 मेरू यहाँ है धात्रीखंड में, ऐसे 2 मेरू पुष्करार्ध में, बिल्कुल वही का वही व्यवस्था है। और पुष्करार्ध नाम इसका इसलिए है क्योंकि वो पुष्कर द्वीप के आधे में ही रचनाएं हैं, बाकी आधे में मानुष्योत्तर पर्वत पड़ा है ना, मतलब पुष्कर द्वीप के मध्य में मानुष्योत्तर पर्वत है। तो उस मानुष्योत्तर पर्वत के कारण मनुष्य उसके बाहर नहीं जा सकता, तो वो बिल्कुल मध्य में है। तो इसलिए वो आधे ही रह गया ना, जहां तक अपन जा सकते हैं वो आधे ही हिस्सा है। तो उस आधे में ही रचनाएं है, बाकी आधे में जगन्य भोगभूमि जैसी रचना है, मतलब मनुष्य नहीं रहते वहां। केवल आधे जो इधर की साइड का हिस्सा है, जम्बू द्वीप की साइड का हिस्सा, इसी में मनुष्यों का निवास पाया जाता है, मनुष्य यहीं पाए जाते हैं, बाकी आधे में नहीं पाए जाते। तो इसलिए है यद्यपि ये टोटल पुष्करार्ध द्वीप कितना पड़ेगा? 16 का, लेकिन आधे में मानुष्योत्तर पर्वत है, तो रचना कितने में मिलेगी? 8 लाख। और 8 में ही नहीं, वहां कितनी थी? 4 थी, चलो वहां 4 में थी, फिर भी 8 में, लेकिन है सब 2-2 ही, माने है यहाँ पे भी 2 ही जम्बू द्वीप जैसी रचना है। तो जैसे जम्बू द्वीप में जो था वो यहाँ पे डबल है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 पुष्करार्ध द्वीप है, 1 ईश्वरकार पर्वत है, 1 ईश्वरकार पर्वत नीचे और 1 ईश्वरकार पर्वत ऊपर। और इन 2 ईश्वरकार पर्वत के कारण यहाँ पर भी पुष्करार्ध द्वीप के 2 विभाग हुए हैं और एक एक विभाग में एक एक जम्बू द्वीप जैसी व्यवस्था है। इसलिए जैसे धात्रीखंड द्वीप में 2 जम्बू द्वीप जैसी व्यवस्था, ऐसे यहाँ पे भी 2 जम्बू द्वीप जैसी, और 2 जम्बू द्वीप होने से यहाँ 2 मेरू है, सब चीज डबल डबल है। इसलिए मेरू कुल कितने हो जाते हैं? 5। धात्रीखंड द्वीप में कुल कितने हैं? 2। पुष्करार्ध में, जम्बू द्वीप में 1, ऐसे पंचमेरू। और हर चीज 5-5 करो। जम्बू द्वीप में 1 भरत क्षेत्र है, तो 2.5 द्वीप में कितने भरत क्षेत्र? जम्बू द्वीप में 1 आर्यखंड है, 1 आर्यखंड है जम्बू द्वीप में, कितने आर्यखंड है जम्बू द्वीप में? जम्बू द्वीप में आर्यखंड कितने हैं? 34। 32 तो विदेह है और 1 भरत और 1 34, तो कुल आर्यखंड कितने हैं? 170। कुल म्लेच्छखंड कितने हैं? 850। कुल पर्वत कितने? कुलाचल पर्वत 30। कुल नदियां 70। कुल तालाब
30। कुल विदेश क्षेत्र की नगरियां 160। और जम्मू द्वीप में जम्मू द्वीप में मिनिमम तीर्थंकर कितने रहेंगे? जम्मू द्वीप में मिनिमम तीर्थंकर 4। तो पूरे 2.5 द्वीप में 20 हो गया ये पूरा। और विस्तार कितना है इस पूरे 2.5 द्वीप का? यहां से यहां तक 45 लाख बताया था ना मैंने। 45 लाख विस्तार इसका योजना है। 6 है ना, 6 कुलाचल पर्वत बताया था ना, 6 पर्वत, 7 क्षेत्र, नदियां 14 शुरू की और आखिरी से 3-3, बाकी 2-2। देखो जम्मू द्वीप का विस्तार कितना है सबको मालूम है? 45 लाख योजन कैसे? किसी को नहीं मालूम हो तो हाथ खड़ा करो। चलो मेरू कितने जम्मू द्वीप में? क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो तो सही। जम्मू द्वीप में कितने मेरू है? 1। 2.5 द्वीप में घातीखंड द्वीप में, पुष्कर में, लवण समुद्र में, कालावली समुद्र में, जम्मू द्वीप में। चलो बहुत बढ़िया। ये 5 में हो गए ना, समझ में आए। कर्मभूमि भोगभूमि में समझ में आ जाएगी। जम्मू द्वीप में कुल कितनी कर्मभूमि है? शाश्वत तो जम्मू द्वीप में शाश्वत कर्मभूमि कितनी है? शाश्वत जम्मू द्वीप में जो हमेशा कर्मभूमि रहती है, हमेशा कितनी शाश्वत कर्मभूमि है जम्मू द्वीप में? 32 विधेयक नहीं है शाश्वत कर्मभूमि। और 2 में काल चक्र का परिवर्तन होता है। कहाँ कहाँ? भरत क्षेत्र और इराक। तो वहां जब कर्मभूमि आती है तो वहां कर्मभूमि आ जाती है, मतलब चौथा, पांचवा, छठा काल। तो ऐसे 32 तो शाश्वत कर्मभूमि और 2 परिवर्तनीय कर्मभूमि। तो जम्मू द्वीप में कुल कितनी कर्मभूमि है? 34। तो कुल कर्मभूमि कितनी हो जाएगी? 170। अब यहां अपन ने अलग तरह से लिखी। भरत क्षेत्र पूरे 2.5 द्वीप में कितने हैं? 5। विदेश क्षेत्र 5। इराक क्षेत्र 5। तो अपन ने विदेश क्षेत्र की जो 32 थी, 32 को अपन ने एक ही माना। मैंने पूरा एक विदेश क्षेत्र की 32 को अलग अलग ना लेके कितना लिया? एक ही लिया। तो जम्मू द्वीप में एक विदेश क्षेत्र है, एक भरत है, एक इराक है। तो एक जम्मू द्वीप में एक भरत, एक इराक, एक विदेश। तो कितनी जम्मू द्वीप जैसी रचनाएं कितनी है? 5। मतलब 5 जम्मू द्वीप जैसी रचना है ना, तो 5 भरत हो जाएंगे, 5 ही और 5 ही विदेश। और विदेश क्षेत्र में तो शाश्वत कर्मभूमि है, बाकी 5 भरत और 5 इराक में परिवर्तनीय कर्मभूमि, कभी होती है कभी नहीं होती है। तो मैक्सिमम कर्मभूमि कितनी हो जाएगी? नहीं 5 भरत की, 5 इराक की और 5 विदेश की। तो कुल कर्मभूमि कितनी हो जाएगी? 15। अब भोगभूमि बताओ कुल कितनी होगी? जम्मू द्वीप में भोगभूमि, जघन्य भोगभूमि कितनी है जम्मू द्वीप में? जम्मू द्वीप में जघन्य भोगभूमि कितनी है? जघन्य देखो, ये जघन्य भोगभूमि एक न्याय हेमवत में और एक हिरण्यवत में, 2 ऐसे। तो जम्मू द्वीप में जघन्य भोगभूमि कितनी है? तो जम्मू द्वीप में 2 है, तो 2.5 द्वीप में कितनी? 10। जघन्य भोगभूमि 10। जम्मू द्वीप में मध्यम भोगभूमि कितनी है? 2। देखो, एक तो रम्यक में और एक हरी में, 2 हो गई कि नहीं? तो जम्मू द्वीप में 2, तो 2.5 द्वीप में 10। मध्यम भोगभूमि 10। अच्छा, उत्कृष्ट भोगभूमि जम्मू द्वीप में कितनी है? 1 यहाँ उत्कृष्ट भोगभूमि उत्तर पूर्व, और 1 उत्कृष्ट भोगभूमि देवभूमि। कितनी? 2। कुल कितनी हो जाएगी?
10। कि जिन्होंने पहले का अटेंड नहीं किया उनके समझ में आना मुश्किल है, बाकी आ रहा है कि नहीं आ रहा जिन लोगों ने अटेंड किया उनको। जिनको नहीं आ रहा हो बाद में पूछ लेना मेरे से, मैं समझा दूंगा। ये क्लास जिन्होंने अटेंड नहीं की होगी उनको तकलीफ आएगी, जिन्होंने रेगुलर अटेंड की है सब समझ में आया। हाँ क्या होती है? हाँ तो उसको भी काउंट कर लो, दो काउंट कर लो, भरत क्षेत्र विराट क्षेत्र। अपन क्या है प्रेजेंट के हिसाब से चलते हैं, प्रेजेंट में अपने जो है अपन तो कितना हुई है बस खत्म। लेकिन जब यहाँ भोगभूमि होगी तब अपने को 2 और गिननी पड़ेगी, अभी यहाँ पे नहीं है। इसलिए आपन ने क्या कर दिया, जम्बू द्वीप में भरत और विराट क्षेत्र को किसमें गिनती मिली अपन ने? कर्म भूमि। बाकी है यहाँ पे भी भोगभूमि जब आएगी तब यहाँ होगी। तो जगन्य भोगभूमि कुल 2.5 द्वीप में ये शाश्वती जगन्य भोगभूमि 2.5 द्वीप में कितनी है? शाश्वती मध्यम भोगभूमि, शाश्वती उत्कृष्ट भोगभूमि, कुल भोगभूमि 30। ये 30 भोगभूमि और 15 कर्म भूमि। अब इसमें से अपन अर्घ चढ़ाते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं ओम एम 5 भरत 5 विराट 10 क्षेत्र संबंधी त्रिकाल 30 चौबीसी के 720। अब बता सकते हैं कि कैसे होते हैं वो 5 भरत 5 विराट के 3 काल के 30 चौबीसी के 720? बताओ दी कुछ। हाँ टोटल 10 कौन कौन सी होगी? 5 हुई, 10 ही तो होगी। 5 भरत और 5 इरम। अब विदेह को क्यों छोड़ दिया? बीस होता है, 20 बदल के फिर नए 20 आ जाते हैं। वहां कल्पकाल परिवर्तन नहीं होता, वहां ऐसा नहीं होता कि एक कल्पकाल में 24 ही तीर्थ, एक हुंडा अवसर, एक अवसरपणी में 24, उत्सर्पणी में 24। ऐसे उत्सर्पणी और अवसरपणी की 24 कहाँ होती है? भरत वहां तो परिवर्तन ही नहीं, तो वहां 24 का हिसाब किताब ही नहीं, वहां तो 20 और वो शाश्वत ही 20 रहते हैं। वो 20 गए फिर 20, वहां काल वाला व्यवस्था ही नहीं है। जैसे अपने यहाँ तो अपन कहते हैं तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। वहां के बच्चे से प्रश्न पूछे तीर्थंकर कितने होते हैं, तो बच्चे पूछेंगे अभी की बात कर रहे हो कि बात की? यदि अभी की पूछ रहे हो तो बोला अभी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 160 और मिनिमम 20। और हमेशा शाश्वत देखा जाए तो बोला अनंत हो जाएंगे। और काल का ऐसा परिवर्तन ही नहीं ना, मतलब कि ये 20 कोड़ा कोड़ी का या 10 कोड़ा कोड़ी का एक कल्पकाल तो निरंतर हो ही रहे हैं। इसलिए वहां जो है भूत वर्तमान भविष्य का कोई भेद नहीं है, शाश्वत 20 तीर्थंकर। इसलिए वहां अपन ये नहीं अर्घ चढ़ाते कि भूतकाल के 20 और वर्तमान के भूतकाल के 20 क्या, भूतकाल के कौन से 20 की कह रहे हो? 20 के कभी 21 हो जाए, कोई हिसाब किताब नहीं व्यवस्थित। और यहाँ तो बिल्कुल व्यवस्थित है। भूतकाल के अंदर जो उत्सर्पणी हुई थी उसमें कितने तीर्थंकर हुए? 24। वर्तमान में कितने हुए? भविष्य में कितने होंगे? 24। बिल्कुल व्यवस्थित। तो एक जगह में 3 चौबीसी हो गई तो 10 जगह है तो कितनी 24 हो जाएगी? 30। और 30 के कितने जिन्हें भगवान हो जाएंगे? एक 24 के 24 तो 30 के 720। तो 720 को एक साथ अर्घ चढ़ा देता है, एक ही में काम खत्म। 720 की पूजा कौन करे? एक टी करने में पसीना आ जाता है। छोटा सा अर्घ बना लिया 1-2 लाइन का, उसमें कृत्रिम चैत्यालय भी हो गए और 720 एक साथ जय भूत भविष्य वर्तमान की और 30 चौबीसी में ध्यान चैत्य चैत्यालय कृत्रिमा कृत्रिम 3 लोग के मान लाओ। सारे कृत्रिम चैत्यालय भूत भविष्य वर्तमान की 30 चौबीसी। जय श्री भगवान। वो पूजनकार पूजनकार वो बहुत चतुर थे, उनको मालूम था कि ये लोग कितने चतुर हैं। उन्होंने कहा कि इनको क्या है कि बहुत सारी करने का रिकॉर्ड बनाना है, तो इनको देवशास्त्र गुरु की भी करनी है, विद्यमान 20 की भी करनी है, सिद्ध भगवान की भी करनी है।
तो उन्होंने क्या किया, एक जॉइंट पूजा रची, जॉइंट, उसका नाम दिया समुच्चय पूजा। अब लोगों उसको बड़े चाव से करते, क्यों? क्योंकि उसमें 3 का नाम एक साथ नहीं बढ़िया। और कभी कभी आत्मता होती है लोगों को, आप लोग नहीं बोलो, और अकेले देवशान गुरु की पूजा में सब चिल्ला उठता है, क्या करोगे? अरे टाइम भी देख लो, वो नहीं करना, तीनों एक साथ हो जाएंगे। क्योंकि ये जो अपने रिकॉर्ड बनाने की जो पद्धति है, तो उसका उन्होंने मनोविज्ञान समझ लिया कि ये लोग, इनको जो है 3 एक साथ चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, तीनों को एक ही पूजा में डाल दिया, ले लो। और साथ में आखिरी में 2 पंक्तियां और ऐसी बना दी कि 30-40 भी हो जाए और पक्की परमानेंट मोहर कि ये पूजा लोग जरूर करें। ज्यादा समय तो ही नहीं वो पूजा रचने वालों को, वो जिन्होंने वो समुच्चय पूजा रची वो अभी हुए, बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ, मतलब 75-100 साल भी नहीं हुए बनाए ना। देवशास्त्र गुरु की पहले थी नहीं, तो देवशास्त्र गुरु की अलग थी, विद्यमान स्त्रीलंका की अलग थी, सिद्ध भगवान की अलग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीनों एक साथ ले और बोले कि गारंटी दी उन्होंने कि ये पूजा सबसे ज्यादा होगी, बाकी ये 3 को फेल कर दी उसने फेल। सब एक साथ काम करना हमने। तो ये 2.5 द्वीप की व्यवस्था है। अब तीर्थंकरों की थोड़ी सी गणना देखते हैं अपन। देखो, कम से कम तीर्थंकर होंगे पूरे 2.5 द्वीप में, तो कितने मिलेंगे? 20, है ना। ज्यादा से ज्यादा 160, ये विदेश क्षेत्र के अंदर। बाकी पूरे 2.5 द्वीप में ज्यादा से ज्यादा कितने मिलेंगे? 170, और कम से कम 20, क्योंकि 5 विदेश क्षेत्र में नियम से कम 20 तो रहेंगे। ये हो सकता है कि भारत में एक भी नहीं मिले, विदेश में एक भी नहीं मिले, इराक में एक भी नहीं मिले, लेकिन विदेश के कम से कम 20 रहेंगे, इसलिए 20 तो शाश्वत रहेंगे। और किसी समय सारी विदेश की 160 नगरियों में तीर्थंकर हो, सारे भारत की 5 भारत में एक तीर्थंकर हो, 5 इराक में एक तीर्थंकर हो, तो कुल कितने मिल सकते हैं? मैक्सिमम 170। इस प्रकार ये 2.5 द्वीप की रचना अपनी पूरी हुई। कल से अपन ऊर्ध्वलोक का वर्णन चालू करेंगे, और ऊर्ध्वलोक में अपन ज्योतिष लोक का वर्णन करेंगे, क्योंकि अपन ने अधोलोक के वर्णन में भवनवासी और यंत्रों को समझ लिया, मध्यलोक में ज्योतिषियों का समझ लिया, क्योंकि ज्योतिषी सब मध्यलोक के अंतर्गत आते हैं। मध्यलोक 1 लाख योजन ऊंचा है, और ज्योतिष लोक तो 900 योजन के अंदर ही है, तो वो सब मध्यलोक में ही है। अब अपन पढ़ेंगे ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक में कौन रहते हैं? कौन से देव हैं? देव कितने प्रकार के होते हैं? 4, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी हल्की डिग्री वाले माने जाते हैं, सब वैमानिक के अंदर है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी लोएस्ट ग्रेड, लीस्ट लोएस्ट। और वो भवनवासी व्यंतर उसमें अधोलोक में है, मध्यलोक में भी इनके निवास पाए जाते हैं, और ज्योतिषियों के सारे निवास का है मध्यलोक में, और वैमानिकों के ऊर्ध्वलोक सबसे टॉप क्लास है, ये ऊपर है ना सबसे। अब इसके 2 भेद है, कल्पोपन्न, कल्पातीत, तो सब अपन कल पढ़ेंगे। अभी यहां तक का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। अरे वो तो मुझे कह रहा था ना, मैं 9 ग्रह की बात करते, इसी के अंदर जिनवानी में मिली मेरे को आज, पढ़ के सुनाया था क्या लिखा। बाकी ये तो दिखाई दूंगा मैं, इसको मैं स्कैन करके कल दिखा भी दूंगा, ताकि सब लोग पढ़ लें। कल स्कैन करके चलो कल दिखाएंगे, सब लोग पढ़ लेंगे। अच्छा, वैसे ये नोट्स भेजे ना, मैंने नहीं भेजे क्या? इसकी लिंक नहीं भेजी अभी तक। ये तो होंगे ही, उस पर डाले हुए होंगे ना। आपको जो लिंक मैंने भेज रखी है एक बार, उस पर नहीं डाला ये? ठीक है, मैं डाल दूंगा आज, नहीं ठीक है। चलो, जिनवाणी होगा, लिख लिया ना? जिनवाणी स्तुति के लिए सब लोग खड़े हो जाए।